नौकर पैदा करने के लिए हमारी बचपन से पढ़ाई कराई जाए। करेक्ट। स्वास्थ्य है क्या? स्वयं में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। वाह, इंसान अपने आप से दूर भाग रहा है, हर समय मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसी वजह से लोगों का मन, आत्मा और शरीर सब अस्वस्थ हो रहे हैं। एकदम आपने गूढ़ बात पकड़ ली इसकी। तो सर, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए व्हाट शुड बी द रोड मैप ऑफ एनी पर्सन? जापान का कॉन्सेप्ट है इकिगाई, मिशन, प्रोफेशन, वेकेशन, सारी चीजें जहाँ मिले वो काम करो। थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आर्ट ऑफ डेथ है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपको पता है कि जो होल बॉडी चेकअप वो बाजारवाद है। ऐसे कौन से फूड हैं जिनको खाने से ऐसा हो सकता है? कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता? कैंसर हो सकता है। ऐसे खाने को मैं कहता हूँ HSSF। तो फूड इंडस्ट्री पहले आपको बीमार बनाया, फार्मा लॉबी दवाइयाँ बेच रहा है आप ही नेटवर्क में, और हॉस्पिटल लॉबी वेलकम कर रहा है, आइए हमारे यहाँ खर्चा कीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि सर ये तीनों ग्रुप हो सकता है एक ही कंपनी की। आज के दिन जितने भी डब्बाबंद फूड आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम प्लास्टिक का यूज हो ही रहा है। प्लास्टिक कैंसर को किस तरीके से जनरेट करता है? प्लास्टिक में तो सर, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग आज मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, उसके बाद घर आ रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, राइट? लगे रहते हैं मेहनत में, बैलेंस लाइफ नहीं मेंटेन कर पाते। तो कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक वो आम आदमी मेंटेन कर सकता है? चलिए शुरुआत यहीं से करें। जी। ऐसा हुआ क्यों? कॉर्पोरेटाइजेशन जब भी बहुत बम्बार्डमेंट, कॉर्पोरेटाइजेशन को आप कह सकते हैं कैंसर। अच्छा, कैंसर पे चर्चा होगी। हाँ। टू मच कॉर्पोरेटाइजेशन जस्ट लाइक कैंसर। इसने, चाहे मैकेले एजुकेशन सिस्टम से बात करें, अभी तक नौकर पैदा करने के लिए हमारी बचपन से पढ़ाई कराई जाए। करेक्ट। अब उस नौकर में आप स्वामित्व की भावना तो खत्म कर दी गई। आप सुबह से शाम जैसे एक मैग्नेट का देखते हैं कंपास, नॉर्थ और साउथ पोल पे टिका रहता है, ऑफिस घर, घर ऑफिस, ये दिमाग में डाल दिया गया। करेक्ट। तो जीवन सिर्फ आपका काम या वर्क या प्रोफेशन नहीं है, दैट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द एंटायर लाइफ। अब हेल्दी लाइफस्टाइल की बात ही कहाँ जब उस इंसान के पास समय नहीं है। सुबह जगता है, ऑफिस भागता है, रात को सोने के लिए घर आता है, फिर सुबह जग के ऑफिस जा रहा है। करेक्ट। तो मतलब घर आ रहा है सोने के लिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्थ से मतलब है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है क्या? स्व स्थिते इति स्वास्थ्य। स्वयं में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। वाह, मतलब ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं हो तो आप स्वस्थ कहे जाएंगे। मॉडर्न मेडिसिन कहता है नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। मेंटल हेल्थ देख लीजिए आज, बहुत फिजिकल हेल्थ देख लीजिए, सोशल हेल्थ। आप अपार्टमेंट रहते हैं, बगल वाले का कौन रह रहा है, बगल वाले का नहीं पता नहीं है। कहाँ पूरा गांव एक दूसरे को जानते थे। सोशल हेल्थ, मेंटल, फिजिकल चला गया। आयुर्वेद क्या कहता है स्वास्थ्य के बारे में? सम दोष समग्निश सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थिति अभिधीयते। मतलब हर चीज का सम अवस्था में हो जाना, इंद्रिय, आत्मा और मन भी सम अवस्था में हो, स्वास्थ्य है। अब इस उहापोह और भागदौड़ की जिंदगी में हेल्दी लाइफस्टाइल, तो पहले तो लाइफ और लाइफस्टाइल को समझे क्या है। जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? अनासर में जहूरे तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। वट एवर वी कलेक्ट इन आवर लाइफ, कॉम्पोनेंट्स, दोस्त बनते हैं, रिश्ते नाते सब, दैट इज लाइफ। लाइफ ये नहीं कि हम जीवित दिख रहे हैं, दैट इज लाइफ। अब मान लीजिए किसी इंसान को अब समाज से बाइकआउट कर दें, पैसा खत्म हो जाए, मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, मौत है उसकी। मौत है, फिजिकल मौत, मेंटल मौत, फाइनेंशियल मौत, मौत है। करेक्ट। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना जो आपने एकत्रित किया। तो अब जब इसको हम करें तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों तरह से हेल्दी हो, तब कंप्लीट हेल्थ की बात होगी। बिल्कुल 100%। आपके पास समय है कहाँ? अब कहिएगा कि समय नहीं है तो फिर ऐसे ही रहना पड़ेगा? नहीं, आपको रुकना है, आत्मचिंतन करना है। समय है आपके पास, आपने अपने आप को उलझाया कैसे है? ऑफिस में काम, घर पे ऑफिस, फिर ऑफिस में काम, नींद में ऑफिस और नींद में भी काम। आपने अपने आप को उलझाया। ऊपर से चेरी ऑन द केक क्या हो गया? आपका स्क्रीन, मोबाइल। जब काम खत्म हुए तो लेजर टाइम आपका क्या है? स्क्रीन देखना। ये भी आपको एंगेज किए हुए हैं। अल्टीमेटली मैं हर समय कहता हूँ कि अगर इनोवेटर, क्रिएटर बनाना है नागरिक को,
तो उसके लिए मी टाइम होना चाहिए, लेजर टाइम। मी टाइम में 3 स्थिति हो सकती। एक, इंसान जीता अकेलापन। आज सभी अकेलापन है, इस भीड़ भाड़ की दुनिया में सब अकेले हैं, ये डिप्रेशन है एक तरह से। दूसरा, एकाकीपन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिट्यूड। उसमें मैं और मैं से बात करता है, मैंने ये क्यों किया, मैं ऐसा क्यों कर सोच रहा हूँ, डर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, चिंतन की बात होती है। एक स्थिति है कैवल्य। कैवल्य की इंग्लिश में डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। कैवल्य ये कहता है वो शून्यता की स्थिति जहां मैं और मैं भी खत्म हो जाए। अब शून्य की स्थिति में पहुंच गए, दैट इज एक्चुअल लीजर टाइम। उसी में हमारे ऋषि मुनि चिंतन जब करते थे, लीजर टाइम में जब जाते थे, ट्रांसेंड होता था। आज भी आप कर सकते हैं, इनोवेशन तभी आएगा, क्रिएशन तभी आएगा, इसकी जरूरत है। उसी जीवन शैली को जो जिएगा वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ेगा। तब आपको कंपल्सिव ईटिंग नहीं करेंगे, कंपल्सिव शॉपिंग नहीं करेंगे, कंपल्सिव ड्राइविंग नहीं करेंगे, कंपल्सिव टॉक नहीं करेंगे। आज बेवजह की बात आप कर रहे हैं, कंपल्सिवली बात कर रहे हैं, कोई आया तुरंत रिएक्ट कर गया, कंपल्सिव टॉक। तो हेल्दी लाइफस्टाइल को समझने के लिए ज़रूरत है आप कॉम्प्रिहेंसिव पहले ह्यूमन लाइफ को समझें, अपने आप को समझें, लेजर टाइम निकालें, आत्मचिंतन करें। क्यों ये मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है अगला सवाल आपका ये हो सकता है कि सर बता दें फिर क्या क्या करना है। ये कभी भी कैप्सूल फॉर्म में नहीं आएगा, कस्टमाइज फॉर्म में आएगा। हर इंसान का अपना लाइफस्टाइल एक उसी के हिसाब से कस्टमाइज होगा। सही बात है। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं जो इंसान अपने आप से दूर भाग रहा है, हर समय मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसी की वजह से आज जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियों का निजात हो रहा है, और इसी वजह से लोगों का मन, आत्मा और शरीर सब अस्वस्थ हो रहे हैं। एकदम आपने गूढ़ बात पकड़ ली इसकी। आप जब भाग रहे हैं अपने आप से, समाज से, दिखा तो रहे हैं व्यस्त हैं, लेकिन आप व्यस्त नहीं, आप भाग रहे हैं। अगर आप भाग नहीं रहे होते तो वेकेशन में आप डेस्टिनेशन हॉलिडे क्यों जाते हैं? आपके मन में ये भावना है कि शायद मैं जगह बदलूं और मुझे बेहतर फील हो। करेक्ट। तुम तो वही रहोगे, जगह बदलने से कैसे बेहतर फील होगा? बिल्कुल ठीक बात। और अगर आप सही में जीवन जी रहे हैं तो आपको जगह बदलने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ भी हैप्पी में रहेंगे। अच्छा, अब लोगों को लगता है ऐसे में क्या अस्वस्थ हो जाएंगे? मेंटल हेल्थ तो समझ रहे होंगे सब, फिजिकल हेल्थ। आपको क्या लगता है जो लोग ऑब्सेसिवली कंपल्सिवली खाना खाते हैं कि कुछ नहीं बन किया खाना खा ले, क्यों खाते हैं मालूम? ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। मीठी चीज़ जब हम खाते हैं, स्क्रीन टाइम, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेक्स, पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग, ऑनलाइन सर्फिंग, शॉपिंग, ये सब डोपामिन रिलीज कर। डोपामिन है मॉलिक्यूल ऑफ मोर, हेडोनिज्म मॉलिक्यूल है। हेडोनिज्म का हिंदी है सुखवाद। ये आपको डोपामिन सर्च देगा, क्रैश होगा, फिर आपको बेचैनी होगी, फिर से डोपामिन चाहिए। इसीलिए लोग बार बार सिगरेट पिएंगे, बार बार चाय पिएंगे, स्क्रीन खोलेंगे। एक चीज़ से डोपामिन सर्च आपको कम होगा। फॉर एग्जांपल आपने सिगरेट छोड़ी तो चाय की तलब बढ़ जाएगी, मोबाइल की तलब बढ़ जाएगी, अल्कोहल की तलब बढ़े। ये सब डोपामिन आपको कहीं ना कहीं से घेरे हुए हैं। तो आपको स्विच ओवर क्या करना है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का हिंदी आनंद। हैप्पीनेस इज ए जर्नी, नेवर ए डेस्टिनेशन। आप मंजिल नहीं पाएंगे। करेक्ट। हैप्पीनेस अगर आपके लाइफ में है तो हेल्दी लाइफ होना ही होना है। तब आपको कंपल्सिव खाने का मन नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगी, हाइपरटेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, इससे जुड़ी सारी बीमारियां इंक्लूडिंग हार्ट अटैक एंड कैंसर नहीं। तो सर एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉर एग्जांपल जीने के लिए व्हाट शुड बी द रोड मैप ऑफ एनी पर्सन? पहले अपने आप को पहचाने। हालांकि इसका दूसरा पक्ष है, अगला क्वेश्चन है मैं कौन हूँ? ये तो मुझे भी नहीं पता है अभी तक, तलाश में हूँ। लेकिन अपने आप को पहचान तो सकते हो। पहचानना क्या है कि आपकी ज़रूरतें कितनी हैं। यूनिवर्सली सोच के देखें किसी इंसान की ज़रूरतें कितनी होती है। मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद। बाकी की मेहनत और मुशक्क़त दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। ज़िंदगी बहुत कम है। अब इस चीज़ को जैसे आपने रियलाइज़ किया, पता सबको है, हम इग्नोर करते हैं। देन कुछ लोग कराते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। मुझे भी कई बार उन्होंने अप्रोच किया कि हमारे यहाँ आप जुड़िए। मैंने कहा कि हु विल टीच अस आर्ट ऑफ डाइंग? डेथ ट्रुथ है, डेथ कांस्टेंट है। आप सारी प्रक्रिया वो सिखा रहे हैं कि डेथ को अवॉइड करो।
मतलब डेथ को इनवाइट नहीं करने का नॉलेज, लेकिन डेथ इज द ट्रूथ। अगर हमें आर्ट ऑफ डाइंग सिखा दो, देन वील स्टार्ट लिविंग एवरी डे। और ये बात क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, मैं उस शमशान में खड़ा हूँ, उस शमशान का पुजारी हूँ जहाँ रोज जिंदगी और मौत के बीच में मैं खड़े होकर कहता हूँ तुम्हें मौत की तरफ नहीं जाने दूंगा। वो व्यक्ति हर दिन जीने लगता है, वो रियलाइज करता है, जो कैंसर ब्रांच में एक बहुत अच्छी चीज़ है, कैंसर कोर्स में कहता हूँ कैंसर इज ए स्पिरिचुअल डिजीज। वो इंसान उसके बाद उसके लाइफस्टाइल में ऐसी बदलाव चालू करता है कि कहता है कि मैंने अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं बिताया, पैसों के पीछे भागा, बहुत सारी चीज़ें, जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, स्टार्टेड लिविंग। मैं चाह रहा हूँ हर स्वस्थ व्यक्ति इसी तरह से रोज जीना चालू करे। आज हम हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेशन में डाल रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस हमें समाज में हमें तैयार करना चाहिए। जैसे ही आपने आर्ट ऑफ डाइंग सीखा, आपको ज़िंदगी बड़ी प्यारी लगने लगी। आज देखिए मैक्सिमम लोग क्या कह रहे हैं कि जॉब से डिससेटिस्फाइड हैं, सिचुएशन से डिससेटिस्फाइड हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री डिससेटिस्फाइड। भाई तुम एक बात बताओ कि तुम अगर डिससेटिस्फाइड, तुमने क्या किया जो एक इम्प्रूवमेंट कर दे सोसाइटी का? तुम्हें पॉलिटिकल सिस्टम से डिससेटिस्फैक्शन है, तुम जाओ पॉलिटिशियन बनो, जा करके दिखाओ कंट्री का इम्प्रूवमेंट। तो ये चीज़ है, पहले सेल्फ को सेटिस्फाई करो, सेल्फ सेटिस्फाई होते आपका समाज सेटिस्फाई होगा, फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो समाज के लिए। सर अभी आपने आर्ट ऑफ डेथ के बारे में बात की है ना, सो थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आर्ट ऑफ डेथ है क्या, या मेरे लिए लेट्स सपोज मैंने ये पहली बार ही वर्ड सुना है, तो मैं इसको कैसे रियलाइज़ करूँ या कैसे इसको समझूँ? चलिए यहाँ शुरू करते हैं जी। जन्मदिन मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं जी। सेलिब्रेशन क्या करें, आज बर्थडे है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि जितना भी जीवन आपका है उससे एक साल आपका कम हुआ। मस्ट सेलिब्रेट, नॉट एवरी ईयर, एवरी डे यू सेलिब्रेट। क्यों? जो डिके विल लीड टू डेथ एट द एंड, उसको हमें समझा दिया गया है कि उसको इग्नोर करो। इग्नोर क्यों करना है? जो सच्चाई है। तो क्या करना है? आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ डाइंग का ये पर्पस है, एवरी मोमेंट यू शुड लीव अ फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट हर जगह। जैसे जापान का कॉन्सेप्ट है इकिगाई। हाँ जी। मैं मिशन, प्रोफेशन, वैकेशन, सारी चीज़ें जहाँ मिले वो काम करो। दूसरा कॉन्सेप्ट है इचिगोइची, मेकिंग मोस्ट ऑफ द मोमेंट। इस मोमेंट अब बैठे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ध्यान को यहीं रखो वर्तमान में, और इस मोमेंट को मैक्सिमम यूटिलाइज करो। इंसान अतीत के पश्चाताप में पड़ा हुआ है, भविष्य की असुरक्षा में। वर्तमान को जी नहीं रहा है। वर्तमान क्या है? भविष्य के गर्भ से निकलकर अतीत के गर्भ तक जाने की दशा को वर्तमान कहते हैं। मोस्ट फ्लूइड एंड डायनेमिक स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। जब मोमेंट आप सोच रहे होंगे भविष्य के बारे में, आएगा आपके सामने, वर्तमान बनेगा, करेक्ट, निकल जाएगा। आप सोचते रह गए अतीत या भविष्य। तो एवरी मोमेंट जीना चालू करें। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में इसको कहते हैं माइंडफुलनेस, सचेतन की अवस्था। माइंडफुलनेस, यस। एक एक चीज जो भी आप कर रहे हैं सचेतन की अवस्था में करें, पहला सूत्र। दूसरा, होर्डिंग अपने दिमाग से निकाल लें। मेंटल कॉन्स्टिपेशन, फिजिकल कॉन्स्टिपेशन, आप बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, आपकी ज़रूरत है क्या? नहीं। उसको मेंटेन करना मुश्किल। दूसरा, आपकी आदत में जब शुमार हो गया तो हर दिन आप कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मिनिमलिज्म एक बहुत अच्छी किताब है, मिनिमलिज्म, करेक्ट, कि आपकी जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत को डिफाइन कीजिए और उसके साथ प्रोग्रेस कीजिए। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट, जो आर्ट ऑफ डाइंग की बात मैंने करी। टाइम क्यों नहीं कहा जाता मैनेजमेंट ऑफ टाइम? समय का प्रबंधन नहीं कहा जाता, समय प्रबंधन। करेक्ट। अब क्यों कहा गया? इसकी फिलॉसफी समझिए। क्या वक्त बीतता है या हम बीत जाते हैं? वक्त बीत जाता है, हम भी बीतते हैं। वक्त कांस्टेंट है। आज जो हमारे लिए वर्तमान है, इस स्टेज से कुछ लोग निकल चुके होंगे और कुछ लोग आने वाले होंगे। तो वक्त एक स्केल है, हम वहाँ बीत रहे हैं। वाह, वेरी ट्रू। देन यू कांट मैनेज टाइम, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है, रुका हुआ है। आप बीतते जा रहे हैं, यू मैनेज योर सेल्फ एंड गेट सिंक्रोनाइज विद टाइम। वाह। अब इसमें कैसे करना है? लोगों को लग रहा होगा कैसे करें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, करना ये है कि हमारे हिंदू फिलॉसफी में ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट है। बी ब्रह्मा ऑफ योर सेल्फ इन द मॉर्निंग। स्वयं के ब्रह्मा बने। आमतौर पे आज क्या करते हैं, आप जगते पाँव नीचे भी नहीं उतारा, मोबाइल स्क्रीन लेके बैठ जाते हैं। अरे भाई, तुम्हारे बिना दुनिया चलेगी?
आज भी चल रही, बाद में भी चलेगी, मत उठाओ। बी ब्रह्मा, प्लान योर डे, कि आज पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है। इन द डे टाइम वी विष्णु, ऑर्गेनाइजर। पहला जी जनरेटर, ओ ऑर्गेनाइजर। अब जो ब्रह्मा बन के आपने तय किया, दिन में विष्णु बल के पालन करें। आपके दोस्त आएंगे, शेषनाग की तरफ हन मारेंगे, समुद्र की लहरें समस्याएं आएंगी डुबाने के लिए, आप विष्णु बल के उसी को फॉलो करें। इन द इवनिंग बी डिस्ट्रॉयर, संहारक, शिव का रूप लें। जो भी द्वेष, क्लेश, एंग्जाइटी बाहर जमा हुआ है उसको बाहर छोड़ें, तब घर आएँ परिवार के साथ, और बिल्कुल बच्चे की तरह स्वच्छंद, उन्मुक्त, तनाव रहित घर पहुंचने के बाद मिलना है, जुलना है, लोगों से बातचीत करनी है, उसको करें। डीप स्लीप जाएं, अगले दिन मॉर्निंग फिर ब्रह्मा का रूप लें। GOD हो गया, बिल्कुल गॉड। सर अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, कल मैं और चित्रेश भैया रात को 5 बजे तक सिर्फ और सिर्फ इसी सारी चीज़ों पर डिस्कशन हमारा हो रहा था कि लाइफ देखा जाए तो कितने सिंपल रूल्स हैं, बट अगर ये रूल्स हम इम्प्लीमेंट कर लें तो लाइफ कितनी सुहानी, पीसफुल हो जाती है। बट आज का आदमी इसी में फंसा रहता है, रेस में लगा रहता है, और इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां अपने साथ पाल लेता है, बहुत सारे टेंशन में रहता है। और एक बहुत बड़ी बीमारी जिसका नाम सुनते ही दहशत आ जाती है, वो है कैंसर। और आप एक कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं, तो हम आपसे बड़े आसान शब्दों में जानना चाहेंगे कैंसर एक्चुअली में है क्या। बहुत पते की बहुत ही आधारभूत बात आपने, ये कैंसर है क्या। लोगों को लगता है कि कैंसर मीन्स डेथ, पहले तो ये भूल जाए, ये बिल्कुल गलत है। मेडिकल डेफिनेशन ऑफ कैंसर इज एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल विद द पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इज कैंसर। सामान्य भाषा में शरीर के अपनी अंदर की कोशिकाओं का बेतरतीब, उद्देश्य विहीन, असामान्य वृद्धि होने लगे और एक अंग से दूसरे अंग में पनपने की क्षमता आ जाए, कैंसर है। और साधारण उपमा के तौर पे 3 करोड़ लोग, मान लीजिए दिल्ली की आबादी 3 करोड़ लोग रह रहे हैं, ओबेइंग लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। जैसे बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, सब एक दूसरे से संभाव में अच्छे से तालमेल में। हमारे बीच के कुछ लोग बन जाएं आतंकवादी, टेररिस्ट, हमारे लोगों को मारने लगे, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जाने लगे, कैंसर। तो ये है कि फिर बना क्यों कैंसर, बना कोरोना की तरह है, फैलता ही गया। बिल्कुल, कोरोना में भी तो इन्फेक्शन की बात होती थी, बाहर से वायरस आता था। इसमें आपके अंदर की कोशिकाएं अपनी थी, वो आपके विरोध में उतर गई। क्यों ऐसा हुआ? क्यों आतंकवाद क्यों हुआ? आपने इतना अत्याचार, इतना प्रताड़ित किया अपने शरीर को कि एक लिमिट के बाद गिव अप कर गया। जैसे आपको जानकारी के लिए बताऊं, हर इंसान में हर दिन कैंसर के सेल्स बनते हैं। अच्छा, बड़ा आश्चर्य लगता है, डरावना है ना। और डेली हर इंसान में हर दिन कैंसर के सेल बनते हैं, चाहे वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम है, मॉलिक्यूलर पुलिसमैन कहते हैं, वो पुलिस की तरह गश्त देता रहता है शरीर के अंदर, उसको पकड़ता है, किल कर देता है। उसी पे थियरी आई थी ऑटोफेजी की, इंटरमिटेंट फास्टिंग की थियरी। तो जिस दिन ये डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाए या ये पनपने की क्षमता बढ़ जाए, दोनों का बैलेंस है, कैंसर डेवलप हो गया। और ये कैंसर जब 10⁹ सेल्स इकट्ठा हो जाए तो 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर दिखता है। अब सोचिए, जो लोग कहते हैं हमें पता नहीं चला, सामान्य लक्षण तो आ रहे थे आपको, आपने इग्नोर किया, और कितना समय लगा, 10⁹ सेल बना तो 1 सेंटीमीटर, मतलब मटर के दाने से थोड़ा बड़ा ट्यूमर बना है। तो कितना समय आपने इग्नोर किया? प्रताड़ना किन चीज़ों की? जो जरूरत की चीज़ें नहीं थी वो आपने ली, जिसमें लोग जानते हैं व्यसन के तौर पे, एडल्ट्रेटेड फूड, प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, सारी चीज़ें, वातावरण का प्रदूषण, प्लास्टिक्स, ये सारी चीज़ें आ रही थी। बॉडी ट्राई तो कर रही थी को निकालने की, लेकिन आपने प्रताड़ना बढ़ा दी। और बॉडी के डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो है आपका खाद्य पदार्थ, अच्छा खाना, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन में बताएंगे क्या खाना। इसको कम कर लिया, शरीर एक दिन गिव अप किया, कैंसर का रूप लिया। जिस अंग का कैंसर बनेगा उस अंग में असामान्य लक्षण आपके आने लगे। असामान्य लक्षण है जो नॉर्मल दिनचर्या में आपको नहीं हो रहा था, होने लगा। लाइक एसिडिटी, अपाचन, पेट फूला रहता है, महिलाओं में ब्लीडिंग हो जाए, कहीं गठान हो जाए, आपने इग्नोर कर दिया। ओवर द काउंटर मेडिसिन ली या किसी नॉन कैंसर के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी कुछ दवा दी। अगर ये प्रॉब्लम 3 हफ्ते तक बरकरार रही, सॉल्व नहीं हो रही है, एक बार कैंसर की जांच करा लें। फ़ायदा क्या होगा?
100 में से 90% ये असामान्य लक्षण आम बीमारियों के होंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन 10% प्री कैंसर ये बिल्कुल शुरुआती लक्षण पकड़ लिया जाएगा और उसको वहीं हम ठीक कर सकते हैं। और कायदे की बात पूछें तो मैं हर समय कहता हूँ कैंसर बीमारी है ही नहीं, कैंसर बीमारी नहीं है। कैंसर बीमारी ही नहीं है, कैंसर बीमारी जिसके लिए लोगों के अंदर बिल्कुल डर बैठा हुआ है। 6 बीमारियां जो टॉप की अभी बाजारवाद जिसका चल रहा है, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और अल्जाइमर डिजीज, इसको टाइप 3 डायबिटीज भी कहा जा रहा है। एक्चुअली बीमारी नहीं है, बीमारी कहीं और है, मॉलिक्यूल में। अब इसको कैसे समझेंगे आप? हाइपरटेंशन की दवा आपने ली, बीपी कंट्रोल हो गया, तो क्या कंट्रोल किया? ब्लड प्रेशर या मशीन की रीडिंग कंट्रोल हुई? हाँ जी। शुगर, ब्लड रिपोर्ट ठीक हुआ। अगर ये ऐसा नहीं था तो बाद में क्यों दवा बढ़ानी पड़ी? बाद में हार्ट अटैक क्यों हुआ ऐसे व्यक्ति को? अगर ठीक कर दिया था तो सिमिलरली कैंसर का इलाज कर दिया और दोबारा क्यों पनपा जब इलाज कर दिया? तो इसको ऐसे समझें उपमा के तौर पे कि कहीं आपने धुआं देखा, पानी उस पर छिड़क दिया, धुआं शांत, लेकिन आग जल रही थी, कॉज पे काम नहीं किया। एग्जैक्टली। तो हमें क्या करना है कि मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट के साथ जिस कारण ये प्रॉब्लम आई उसको ठीक करने की, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर हेल्थ। मॉलिक्यूलर हेल्थ क्या है? सेल के अंदर है ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें 8 चीज़ें हैं जो एक्चुअल बीमारी, उसको बीमारी कहना चाहिए, इनको बीमारी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये अब सोच रहे होंगे तो फिर ऐसा है क्यों? ICD कोडिंग में इनको बीमारी इसलिए कहा कि इसकी दवाइयाँ बन गई हैं। दीज डिजीजेज, सो कॉल्ड डिजीज, कैंसर, हार्ट डिजीज आर ड्रगेबल, दवाई बन गई है। मॉलिक्यूलर हेल्थ उसको ठीक करना, दैट इज नॉट ड्रगेबल, दैट इज फूडेबल। आप खाने में क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, दिनचर्या क्या है, किस तरह से खाते हैं, इनसे मॉलिक्यूलर हेल्थ ठीक होगा। तो उसकी चर्चा इसलिए नहीं की जाती, उसमें बाजारवाद नहीं है। बिल्कुल, वहाँ से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा नहीं है। आप लोग तरीके के पॉडकास्टर जब ये करें तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक को ये जागरूक कर दें कि लाइफ है क्या, हेल्थ है क्या, और आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। वेरी ट्रू, बिल्कुल सर। अब इसमें कैंसर के क्या प्रकार होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंसर? और सबसे खतरनाक, अब ऑल्दो बीमारी नहीं है बट मॉलिक्यूलर चीज़ें खराब होने की वजह से ऐसा कुछ हो जाता है, तो ऐसे टाइप्स ऑफ कैंसर क्या होते हैं? एंड सबसे मोस्ट डेंजरस कैंसर क्या है? कैंसर शरीर के हर अंग में हो सकता है। ओके, ठीक, कहीं भी हो सकता है, हेड टू टो कहीं भी हो सकता है। एक अंग नहीं है जिसमें कैंसर नहीं होता है, आपका दिल, हार्ट। अच्छा। उसमें एक ट्यूमर हो सकता है, बचपन में हो जाता है, एट्रियल मिक्सोमा, लेकिन कैंसर नहीं है। इसको उपमा के तौर पे, विज्ञान नहीं है इसमें। जो अंग 24 घंटे चल रहा हो उसमें कैंसर नहीं हो रहा है। नहीं होता है। हार्ट में कैंसर, हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं, हार्ट अटैक होगा, सही बात है। तो कैंसर आपको ऊपर से नीचे सारे ऑर्गन में हो रहा है, उसी से डिपेंड करता है टाइप क्या होगा। जैसे मुंह का कैंसर, उसको लैब में टाइप करते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, कहीं एडेनोकार्सिनोमा। तो जिस अंग में कैंसर हो रहा है उस तरह का टाइप होगा, लेकिन कैंसर किसी अंग में हो सकता है। अच्छा, कहीं भी हो सकता है कैंसर। तो कैसे पता कैसे चले? अब आदमी क्या होता है कि आजकल 6 महीने में, साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं, ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, वो भी मार्केटिंग हो चुकी है उसकी। तो वो कराना कितना जायज़ है? और कैसे पता करें कि कोई इंसान के अंदर ऐसे सिम्टम्स आ गए हैं जो फ्यूचर में कैंसर का रूप ले सकता है? आशीष साहब, मैं तो पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपको पता है कि जो होल बॉडी चेकअप है वो बाजारवाद है। मतलब लोग कहते हैं करा ही लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बाजारवाद है। कैंसर, कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है जिसको आपको होल बॉडी चेकअप में डिटेक्ट होता है। अच्छा, जो हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें कैंसर का कहीं पर भी कोई जिक्र आ ही नहीं सकता है? जो अभी एग्जीक्यूटिव हेल्थ पैकेज के नाम पे चलता है। अच्छा। हाँ, तो हर व्यक्ति को, एक तो जीवन शैली को आप ठीक चल रहे हैं, प्रिवेंशन की बात करें, और असामान्य लक्षण हो तो उसकी डिटेक्शन, मतलब जांच करके पता करने की बात करें। जो अर्ली डिटेक्शन, जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, उस पर चर्चा हो। उसमें कोई भी असामान्य लक्षण, बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज तक नॉर्मल थे, अब आप देख रहे हैं एसिडिटी होती है, आप दवा लेते हैं, ठीक हो जाती है, फिर हो जाती है, ये नॉर्मल है। इग्नोर कर दिया आपने, खाना खराब होगा, नींद नहीं आई होगी, बहुत कुछ सोच लिया। सिमिलरली कहीं गठान है, कहीं से खून आ रहा है, महिलाओं में खास करके इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, माहवारी के अलावा ब्लड आ जाए, या कहीं गठान, स्तन में गठान हो जाए, पुरुषों में बार बार पेशाब खाना,
टट्टी में खून का आ जाना, इस तरह से कोई भी असामान्य लक्षण जो आम दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है उसमें जांच करा लेनी चाहिए, इग्नोर ना करें। पहली जागरूकता ये हो गई। हर डॉक्टर को जो नॉन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं अपने मरीज का इलाज कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे दिल्ली एनसीआर में बड़ा कॉमन है कि पेशेंट को खांसी हो रही है, 3 हफ्ते से ज़्यादा है, आप टीबी की दवा चालू कर रहे हैं, कभी एलर्जी कभी पोल्यूशन कह रहे हैं, लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रहे हैं तो एक्सरे में सफ़ेद स्पॉट दिख रहा है, लंग कैंसर की जांच कराएं। वही इग्नोर होता है। लंग कैंसर के मैक्सिमम केसेज आज भी इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस के इलाज कराते कराते 6 महीने लगा देते हैं, लंग कैंसर एडवांस हो जाता है। तो हर डॉक्टर जो नॉन ऑन्कोलॉजिस्ट, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पेशेंट का रिस्पॉन्स आपके ट्रीटमेंट से नहीं आ रहा है तो उस अंग के कैंसर की एक जांच करा लें। हो सकता है आप प्री कैंसर या अर्ली कैंसर पकड़ लें और ठीक हो जाएगा। ओके, हाँ। तो ये जांच क्या ब्लड टेस्ट से अलग जांच होती है? अलग जांच होती है हर अंग के हिसाब से। जैसे मैंने जब कहा कि इंडाइजेशन, पेट की कोई समस्या, एक जांच है अल्ट्रासाउंड, चेक कर ले लिवर, गॉल ब्लैडर, ओवरी। एंडोस्कोपी, एसिडिटी रहती है, इसोफेगस मतलब फूड पाइप, स्टमक खाने की थैली, इसका कैंसर का पता चल जाएगा। इसी तरह से हर अंग के हिसाब से, हर लक्षण के हिसाब से सर्टेन टेस्ट है जो डॉक्टर को पता है, उसको करा लेंगे। मतलब कोई भी आपको लग रहा है कहीं पर भी असमानता आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका आप पहले डॉक्टर से नॉर्मल जांच करा ले, और ज़्यादा है तो फिर वो कैंसर की जांच एक बार ज़रूर से करा ले। बिल्कुल, कोई भी एबनॉर्मल में। ठीक है सर, बहुत सारे लोगों के ना मिथ होते हैं या फिर लोगों को ऐसा लगता है, तो इसके बारे में पूछना चाहूँगा कि पहले क्या कैंसर, फॉर एग्जांपल ऐसे कौन से फूड हैं जिनको खाने से ऐसा हो सकता है? कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता? कैंसर हो सकता है। कैंसर हो सकता है। आज लोग जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा बड़े हैबिचुअल हो गए हैं, राइट? बिल्कुल टू द पॉइंट सवाल पूछा। करेक्ट। हमारी बॉडी जो इवॉल्व हुई होमोसेपियंस की, क्या खा के इवॉल्व हुई थी? फ्रूट्स, घास फूस, नेचुरल फूड। ब्राज़ील का क्लासिफिकेशन है फूड का, नोवा क्लासिफिकेशन, नोवा NOVA, नोवा क्लासिफिकेशन। जो दर्शक सुनना चाहें गूगल पे सर्च करके पढ़ें। नोवा 1, नोवा 2, 3 and 4। 3 and 4 को कहते हैं प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड। इसको कहा जाता है पॉइजन। दिस इज नॉट फूड। प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पॉइजन है। अब आप जब खाना खाते हैं तो उसमें पैकेट बंद जब लेते हैं तो आप उस पर देखते हैं कि इसमें प्रोटीन, कार्ब, कैलोरी, दिस दैट कितना है। मतलब व्हाट इज इन द फूड ये चेक करते हैं। व्हाट हैज़ बीन डन टू द फूड ये चेक नहीं करते हैं आप। मतलब फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, मशीन की प्रोसेसिंग करके डाइटरी फाइबर निकाल दिया, एंटीऑक्सीडेंट निकाल दिया, एडिड शुगर ऐड कर दिया, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं भारत के लिए एक अलग फॉर्मूला देता हूँ। ठीक है। 3 तरह की रसोई है। भगवान की रसोई, प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें आप एज इट इज़ खा सकते हैं, फल फूल सब्जियाँ, ये आपको स्वास्थ्य लाभ देगा। ठीक है। दूसरा इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन जो हमारी रसोई में बन रहा है, ताज़ा बनाएं, गरम बनाएं, अपने कल्चर के हिसाब का खाना बनाएं, वो भी आपको स्वस्थ रखेगा। ठीक है। तीसरा है शैतान की रसोई। जितने डब्बे बंद और पैक्ड फूड है, शैतान की रसोई है। ये शैतान कभी भी आपके लिए खाना नहीं बना रहा है, अपने व्यापार के लिए खाना बना रहा है। ये है नोवा 3 एंड नोवा 4। क्यों देखते होंगे जो मेजर फास्ट फूड आउटलेट हो उसका बोर्ड लाल रंग का बनाया जाता है? टोमेटो देख लो, टोमेटो नाम की कंपनी है ना एक। क्यों? लाल जो भी स्पेक्ट्रम है, इंद्रधनुषी जो 7 रंग हैं, रेड सबसे दूर से आपको कैच करेगा, इसीलिए रेड लाइट रुकने के लिए इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। ठीक, करेक्ट। तो बच्चा आपकी गाड़ी में जा रहा था, दूर से उसको दिख गया रेड कलर। जितने बंद चिप्स और इस तरह की चीजें होती है उसमें रेड कलर क्यों डाला जाता है? डब्बे पे अट्रैक्शन के लिए, इंटेंसिटी हाई होती है। यस, ये कंज्यूमर साइकोलॉजी। करेक्ट। तो ये चीजें आपको बीमार कर रही है। अब उस पर सुपर एडेड क्या हुआ, जो आपने पूछा कि कौन सा ऐसा खाना है, ऐप बेस्ड फूड आपने ऑर्डर करना चालू किया। रात को सोना था आपको 9:30-10 तक, आप जगे रह गए। सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब, जिसको हम सोने का कहते हैं, सनराइज सनसेट से ऊपर से आपने फूड मंगा लिया। जिस समय इंटेस्टाइन को आपका रेस्ट चाहिए, लिवर को रेस्ट चाहिए, आपने खाना डाल दिया। वो खाना गर्म डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में पैक होके आया था। बिस्फेनॉल थैलेट्स उसमें लीच किया, आपने कैंसर फॉर्मिंग खाना खाया। क्योंकि भूख नहीं थी तो रात को 2 बजे आप खाना खा के आधा खाया, आधा फ्रिज में डाल दिया। अगले दिन उसी डब्बे को निकाला, माइक्रोवेव में गर्म कर लिया, बिस्फेनॉल थैलेट्स और लीच किया, कैंसर फॉर्मिंग। अब ये छोटी सी चीज़ आपको पूरा साइकिल समझाया, लेकिन किस तरह से आपको गिरफ्त में ले रहा है। एडिशनली ये सारे फूड जो डब्बा बंद है उसमें एडिड शुगर होगा। सही बात है। आज जो दर्शक सुन रहे हैं,
नमकीन का पैकेट हाथ में लें, पढ़ें, उसमें लिखा होगा एडेड शुगर। तो नमकीन खाना था तो मीठा क्यों डाला? क्या रीज़न है इसके पीछे? शुगर इज एडिक्टिव। शुगर मैं कहता हूँ अल्कोहल फॉर द चिल्ड्रन, एडिक्टिव है, फैटी लिवर कराता है, कैंसर कराता है, मोटापा कराता है। ये डाल दिया गया, लेकिन आपको मीठा ना लगे क्योंकि नमकीन खाना चाह रहे थे तो सॉल्ट बढ़ा दिया गया, पाम ऑयल में तला गया। ऐसे खाने को मैं कहता हूँ HSSF, हाई इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट, पाम ऑयल, ये तीनों कार्सिनोजेनिक है, कैंसर फॉर्मिंग है। समझ गया सिस्टम? अब आप कहिएगा मैं चिप्स का विरोधी हूँ। घर में आलू के चिप्स बनाओ, फ्रेश तलो, हमारे पुराने समय में ही करते थे, बचपन में बनाया था मैंने, होली पे घर पे ही तलते थे काट काट के। आपको ब्लाइंडली बच्चों के सामने दोनों रखिए, घर का होममेड और बाहर का, पैकेट में मत रखिए, खुला रखिए। बच्चा दोनों टेस्ट करेगा, लेकिन बाहर का खा लेगा, घर का छोड़ देगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिकॉज ऑफ एडेड शुगर। वो डोपामिन सर्च कर रहा है। ह्यूमन माइंड बना हुआ ही है, डोपामिन को कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मूड, जिसमें ज़्यादा मिलेगा वो बार बार वही काम करेगा। एडिक्ट बनाने के लिए शुगर फूड इंडस्ट्री ऐड करती है। तो फूड इंडस्ट्री पहले आपको बीमार बनाया, फार्मा लॉबी दवाइयाँ बेच रहा है आप ही नेटवर्क में, और हॉस्पिटल लॉबी वेलकम कर रहा है, आइए हमारे यहाँ खर्चा कीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि सर ये तीनों ग्रुप हो सकता है एक ही कंपनी की है, परफेक्ट, खिला भी रहे, परफेक्ट, बिल्कुल, अब समझ गया। हाँ जी। और इस पे चेरी ऑन द केक क्या है? टोबैको। इन चारों की लॉबी है जो आम इंसान को गुमराह करके रखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि आम इंसान कितना बेवकूफ़ है, ज्ञान नहीं है। कॉमन पब्लिक के लिए बस का नहीं है को पता करें खाने में क्या है। इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसी बनाई जाती है, FSCI इस तरह की एजेंसी, जो हमारे बिहाफ पे फूड की टेस्टिंग करे, फूड कौन से फूड को मार्केट में आने देना है अलाउ करे, अदरवाइज अलाउ ना करे। सर आपकी इन पूरी बातों में दो बड़ी बातें जो समझ में आई, पहली चीज़ तो प्लास्टिक, आज के दिन जितने भी डब्बाबंद फूड आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम प्लास्टिक का यूज़ हो ही रहा है, और दूसरा उनको हम फ्रोज़न करते हैं, और फ्रोजन तो हम बाहर के फूड भी करते हैं और कई बार जो घर में भी खाना बना होता है उसको भी फ्रोजन करते हैं। तो आप इन दोनों में बताएं सर, फ्रोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दूसरा प्लास्टिक कैंसर को किस तरीके से जनरेट करता है? प्लास्टिक में लगभग 3200 केमिकल हैं, जिसमें 70 केमिकल की स्टडी हुई है, सिर्फ अभी 70, जिसमें 40 केमिकल हार्ट डिजीज कराने के लिए, डायबिटीज कराने के लिए, कैंसर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें टॉप में बिस्फेनॉल ए और थैलेट्स, PTHALATES, थैलेट्स, ये एंडोक्रीन डिस्टरप्टर है। आज देखिए महिलाओं में हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम कॉमन हो गई, एंडोक्रीन डिस्टरप्शन कराता है। ईस्ट्रोजन लाइक हार्मोन मिमिक करता है, इसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर ये बढ़ेगा, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर बढ़ेगा। प्लास्टिक इस तरह से करा। उसके बाद एयर में नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक, सॉल्ट में प्लास्टिक, ये तो है ही है। उसके बाद आपने फूड का पूछा। आप एक बताएं, घर का अपने खेत का निकला हुआ गेहूँ, उससे आटा पिसवाएं, 15 दिन में उसमें कीड़ा लग जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। कीड़े को मैं करता हूँ लिटमस टेस्ट, कहता हूँ कि कीड़ा उसी में लगेगा जो उसके खाने लायक हो, अगर कीड़ा नहीं लगे मर जाएगा। आप पैकेट बंद आटा लेके आएँ या कोई भी इस तरह का फूड आपने फ्रोजन, उसमें कीड़ा क्यों नहीं लगा? उसको उगाने में इंसेक्टिसाइड, उसको पैक करने में इंसेक्टिसाइड, ताकि कीड़ा ना लगे। ये सारा आप खा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ये प्रोसेस फूड शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, अलमीरा पर रखने, SHELF शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, सेल्फ लाइफ ACLF कम होता है। तो सेल्फ लाइफ बढ़ाइए, शेल्फ लाइफ पे मत जाइए। लोगों को लग रहा होगा दिल्ली में तो संभव ही नहीं है, कैसे करें, यही तो लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल, शहरों में अपने रहने के लिए जगह नहीं है, उगाएं कहाँ? आप जहाँ भी बैठे हैं दिल्ली NCR में, वहाँ से 1 से 1.5 घंटे का ड्राइव, UP, उत्तराखंड, हरियाणा आप जाएँ, आज भी प्रॉपर खेती हो रही है। हाँ। ग्रुप बनाइए 10 फैमिली का, वहाँ से किसानों से बात कीजिए, लीज आउट करिए कि आप खेती करेंगे, इसमें फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड कुछ न डालें, हमारे परिवार के लिए उगाइए, 10 फैमिली के लिए। इसको मैं कहता हूँ डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फॉर द फार्मर। अब उपज कम हो ज़्यादा हो, मैं आपको पैसे वही दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 10 बीघे ज़मीन की आपने खेती कराई, उनका रेट तय कर दीजिए, पूरे साल का इतना पैसा मैंने आपको दे दिया, आपके लिए खुशी खुशी उगाएगा। 10 फैमिली मैंने कहा, आज आप चले गए, अब आपका नंबर 10 महीने बाद आने वाला है, मतलब साल में एक बार आप नहीं जा सकते हैं। आप गए वहाँ से सारी चीज़ें ले आए, 10 फैमिली बांट लिए, डायरेक्ट हो गया, घर पे आटा चक्की रख लिया,
बेसिक चीज़ें कर ली, बालकनी फार्मिंग करें, सब्जियां बालकनी फार्मिंग हो जाएगी। यमुना खादर और इधर हिंडन कृष्णा काली नदी के सब्जियों की स्टोरी हम लोगों ने की एक मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ। उसमें हमने दिखा दिया था कि इसमें आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी है, कार्सिनोजेनिक है। किसानों से पूछा तुम भी यही खा, तो बोला नहीं साहब हमें तो पता है, हम नहीं खाते हैं, ये तो बेचने के लिए है। अच्छा, अपनी उगाई हुई सब्जी खुद नहीं खा रहे। ड्रग डीलर्स नेवर कंज्यूम। ठीक, तो आपकी चॉइस क्या है? जो योर चॉइस है, इधर पे द फार्मर और पे द डॉक्टर, चॉइस इज योर्स। लवली। आपका पैसा तो जाना ही है, जाए कहाँ? आई एम बोथ फार्मर एज वेल एज डॉक्टर। कूल, ग्रेट। तो सर नेक्स्ट सवाल, बहुत सारे लोगों का ये मिथ होता है या फिर ये सच्चाई है कि कैंसर जो है वो जेनेटिक बीमारी है, कि आपके एंसेस्टर से या फिर आपके ब्लड से ये आती है, तो क्या ये सच है या फिर ये मिथ है? सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। मतलब है 5 से 15%, मतलब 85% कैंसर आप अपने आप में अलाउ कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, जेनेटिक नहीं है। ठीक, कैंसर पूछे 5 से 15% को छोड़ दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए BRCA BRCA जीन एबनॉर्मल हो, आपने केस सुना होगा, एंजेलिना जॉली ने प्रिवेंटिव सर्जरी ब्रेस्ट की करा दी, दोनों ब्रेस्ट निकलवाया और रिकन्स्ट्रक्शन कराया। क्यों? उसकी नानी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, लेकिन उस समय BRCA टेस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो एंजेलिना जॉली ने BRCA टेस्ट कराया, पॉजिटिव पाया गया, मतलब फ्यूचर में उसको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना थी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण, तो उसने सर्जरी करा के हटा लिया। तो ये टोटल कैंसर मिला लीजिए तो सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। 85% कैंसर माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिक डिजीज है, मतलब हमारे कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है, जो पावर हाउस कहते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म, जो हम खाना खाते हैं, जो हम करते हैं, उसकी एबनॉर्मलिटी की बीमारी है। अल्टीमेटली DNA डैमेज करेगा, लेकिन आपके एंसेस्टर पूर्वज से नहीं मिला, आपके अपने अंदर हुआ। अंडरस्टूड। खाने की वजह से तो होता ही है, एक DNA की वजह से भी हो रहा है, एक दूसरा आपका स्ट्रेस, एंजाइटी या जो इमोशंस हैं, इनका कितना रोल होता है कैंसर क्रिएशंस में? डायरेक्टली आप कहिएगा कि कोई स्ट्रेस से कैंसर हो जाएगा, डायरेक्टली नहीं, इसका रिलेशन नहीं है। लेकिन स्ट्रेस, ग्रीफ, पास्ट मेमोरी, ये अल्टीमेटली क्या करता है, जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, ऐसी लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन देखा गया जो बहुत एंजाइटी में रहती है, दूसरों से कंपेयर करते रहती है, अपने इमोशंस को पेंट अप करती है, जमा करके रखती है। इसमें परसिस्टेंट स्ट्रेस के कारण कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, राइज होता है। ये एक तरह से डायबिटिक स्टेट हमारे बॉडी को बना के रखता है, मतलब पूरे टाइम ब्लड शुगर ऊपर ऊपर होता रहता है। अगर जैसे मैंने कहा हर दिन कोशिकाएं बन रही कैंसर की, और आपने कुछ और एबनॉर्मल किया, हैवी मेटल्स का एक्सपोजर, महिलाएं कॉस्मेटिक्स बहुत इस्तेमाल करती हैं, उसका एक्सपोजर, और साथ में ये भी हुआ। अब जो बार बार इंसुलिन राइज कर रहा था, IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 होता है, कैंसर प्रोमोटर है, तो आप में कैंसर फास्ट ग्रो करने लगा और दूसरे में फास्ट नहीं ग्रो किया, डिफेंस सिस्टम उसको कंट्रोल कर लिया। तो स्ट्रेस, इमोशन, ग्रीफ, पास्ट बैड मेमोरी, ये रिलेटेड है कैंसर से, एक ये। दूसरा, ऐसे व्यक्ति एडिक्शन के शिकार होते हैं, टोबैको, अल्कोहल, कंपल्सिव ईटिंग, इस तरह की चीज़ें करती हैं, इनडायरेक्टली भी कैंसर को लीड करता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी आपके बिल्कुल के लिए कैंसर पैदा कर सकता है। आज इंसान खाने की कमी से नहीं मर रहा है, अकाल से नहीं मर रहा, खाना खा के मर रहा है। कैंसर की सर जर्नी में स्पिरिचुअलिटी का या फिर हमारे बिलीफ का या फिर हमारा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस का कितना रोल है? कैंसर इज ए स्पिरिचुअल डिजीज। ओके, एक बार जी, बड़ा मतलब मुझे सुन के अजीब लग रहा है, कैंसर स्पिरिचुअल डिजीज है। कैंसर इज स्पिरिचुअल डिजीज। एक बार एक ओशो सन्यासी आए थे मेरे पास, जो ओशो की इमीडिएट सेक्रेटरी थी। उनको जब मैंने ये बात कही थी, ये कहीं मैंने पढ़ा नहीं था, अपने अनुभव के हिसाब से मैंने उनको शेयर किया, जो मैं बोलता हूँ। करेक्ट। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर स्टॉप हेयर, अभी बाद में बात हुई, ये आपने क्यों बोला कैंसर इज स्पिरिचुअल डिजीज? उनको एक्सप्लेन किया, जो आपको भी करूँगा। तो मैंने कहा कि ये तो मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ। बोला कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ओशो जब जीवित थे, जो लेडी आई थी मेरे पास, ओशो की सेक्रेटरी थी। तो एक स्वीडन का सन्यासी जो ओशो से दीक्षा लेके गया था, उसने वहाँ चिट्ठी लिखी, मुझे स्टेज 4 लंग कैंसर है और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। ओशो ने चिट्ठी का जवाब लिखवाया, क्योंकि ये लेडी चिट्ठी का जवाब लिख रही थी, तो पहली लाइन लिखवाई थी, कैंसर इज ए स्पिरिचुअल डिजीज। ये उसके पहले मुझे भी नहीं पता था, ओशो ने कहा है। अच्छा।
तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे ये पता है, क्योंकि ये बात ना कहीं छपी है, स्वीडन सन्यासी को, ओशो को और मुझे 3 लोगों को मालूम है बात कि पहली लाइन चिट्ठी का क्या था। वाह। फिर मैंने उनको इलेबोरेट किया जो अब आपको बताने जा रहा हूँ जी। कौन सी ऐसी डायग्नोसिस है जिसके बाद आपको कहा जाता है कि समय है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, अब निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे कुछ नहीं पता है, एक्सीडेंट, सरप्राइज। कैंसर की डायग्नोसिस हुई, डॉक्टर कह रहा है ट्रीटमेंट करेंगे, वर्स्ट कंडीशन कह रहा हूँ, एक तो है क्योर हो जाएंगे आप, लेकिन लाइफ में कितना बड़ा उस दिन शॉक होता है जिस द मोमेंट उसको बताया जाता है कैंसर है, वो रियलाइज करने लगता सारी चीज़ें, बिलीफ सिस्टम, एक इनलाइटनमेंट उसको होता है कि यार मैंने आज तक जो किया क्या गलत किया क्या सही किया। ये कब होता है? व्हेन यू आर क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसेंडेंटल स्टेट, आप रियलाइज करते हैं, लाइफ चेंजेस स्टार्ट होते हैं आपके उस दिन। थर्ड, पास्ट कर्मा, पास्ट मेमोरी, ये तो साइंस नहीं मानता है, लेकिन जो एबनॉर्मल थॉट प्रोसेस जिनका है उसमें न्यूरोकेमिकल, न्यूरो हार्मोनल चेंजेज ऐसे होते हैं जो क्रॉनिकली स्ट्रेस हैं, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS जनरेट करता है, DNA डैमेज करता है, कैंसर कराता है। अभी तक मॉडर्न मेडिसिन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मशीन नहीं बनी जो इसको डायग्नोज करके डिटेक्ट करके बता दे, लेकिन आने वाले समय में ही होगा, ये प्रूफ होगा। सुन के बड़ा अजीब लगा कि कैंसर स्पिरिचुअल डिजीज़ है, और ये सच्चाई भी है। जैसे आपने बताया कि एक इंसान को जब ऐसा कुछ एहसास होता है तो उसके अंदर क्या बीतता है, और उसके बाद वो सब कुछ उसको याद आ जाता है और वो एक अलग दिशा में चल निकलता है। जैसे हम लोग सुनते हैं और देखते हैं कई बार मूवीज़ में कि आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है, आपके पास दिन कम बचे हैं, तो क्या कैंसर क्यूरेबल है या नहीं है? कैंसर आम बीमारियों की तरह ये भी क्यूरेबल है, पहली बात। दूसरी बात कि अवधारणा फिर बनी क्यों? हाँ, ये बड़ी चीज़ है। तो पहली तो अवधारणा इसलिए बनी जो मैंने धुएं और आग का एग्जाम्पल दिया, धुआं आपने समेट दिया, आग जलती रह गई। तो कैंसर का अगर हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट हो तो कैंसर रिलैप्स नहीं करेगा। तीसरी बात, असामान्य लक्षण आपके हुए, एबनॉर्मल सिम्टम्स, आपने दवा ली, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट ही नहीं हुआ, स्टेज 4 सीधा डिटेक्ट हुआ। स्टेज 4 इज नॉट क्यूरेबल। स्टेज 4 में जो इलाज हम करते हैं सिर्फ 2 उद्देश्य ले, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ, जीवन जितना बढ़ा सको, और टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ, उस बढ़े जीवन में इनको तकलीफ ना हो, एटलीस्ट आराम से रहें, इसी हिसाब से। तो स्टेज 4 को अगर हटा दें तो कैंसर इज क्यूरेबल डिजीज। तो बेसिकली जैसे आपने बताया कि कैंसर में होता है कि गांठ बन जाती है कई बार। हाँ, 2 तरह का कैंसर आप समझ सकते हैं, सॉलिड ट्यूमर जिसमें गांठ बनेगी, या जख्म होगा, और समझने के लिए लिक्विड जिसमें ब्लड कैंसर आता है, जिसमें कोई गांठ नहीं बनेगी लेकिन एबनॉर्मल ब्लड सेल, कैंसर के ब्लड सेल्स घूमते रहते हैं। अच्छा, गांठ भी कई तरह की होती है, प्रोटीन गांठ भी होती है मेरे ख्याल से, और भी अलग अलग तरह की होती है। तो कैसा पता चले कि कौन सी गांठ प्रोटीन गांठ है या कौन सी गांठ आपके लिए फिर वो कैंसर क्रिएट करने वाली है, ये कैसे पता? ये तो देखिए डॉक्टर बताएगा जांच करके, लेकिन आम तौर पे किसी सूजन को ट्यूमर आप कह सकते हैं। कोई भी गांठ है ट्यूमर है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, बेनाइन, मैलिग्नेंट। जिसको आयुर्वेद में कहा गया था बेनाइन को ग्रंथि और मैलिग्नेंट को अर्बुद। बेनाइन मतलब ट्यूमर का साइज बड़ा होने लगेगा लेकिन कहीं फैलेगा नहीं, इसमें क्षमता नहीं है फैलने की। मैलिग्नेंट मतलब कि साइज भी बड़ा होगा और एक अंग से दूसरे अंग में फैलने लगेगा। तो यही एक्चुअल कैंसर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ओके, जो एक अंग से दूसरे अंग में फैलने लगा। तो आपको लगेगा कौन से गांठ को हम सस्पिशन से देखें। अगर कोई गांठ रिसेंट ऑनसेट है, हाल फिलहाल में आया, तेजी से बढ़ रहा हो, और आपके अच्छा, दूसरी जो अवधारणा है कि कैंसर में तो दर्द होगा तभी कैंसर होगा, पेन आखिरी लक्षण है। अच्छा, हाँ, कैंसर स्टार्ट करता है पेनलेस स्वेलिंग से, पेनलेस लंप। जैसे महिलाओं के स्तन में गांठ है, दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता है, गांठ पड़ी हुई है, हाल फिलहाल में हुई है और ये साइज में बड़ा हो रहा है, तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं और कैंसर रिलेटेड जांच करा लें। वही समय है अर्ली स्टेज डिटेक्ट करने का। मतलब कहीं पर भी अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है जो आम से थोड़ी सी परे है तो जांच जरूर करा लें। जांच जरूर करा लें। मतलब सबसे पहली क्योर तो यही है कि आप रेगुलर टाइम पर आप उसको चेकअप कराते रहें। उससे पहला भी क्योर है प्रिवेंशन। क्योर करने पे आते हैं तो देखो 2 तरीके हैं आज, एक है वेस्टर्नाइजेशन या फिर अपनी मेडिसिन वाला रूल, और दूसरा है कि अपन इंडियन ट्रेडिशन या फिर अपनी जो साइंसेस हैं होलिस्टिक वाली, वो अप्रोच। तो कौन सी अप्रोच बेहतर है, और क्या हमारे पास इंडियन या अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच है जिससे हम अपनी कैंसर को क्योर किया जा सकता है? देखिए,
जब भी ये बात होती है हॉलिस्टिक की, हॉलिस्टिक का मतलब ये होता है कि जिन विधाओं की अच्छी जो चीज़ें हैं एक प्लेटफॉर्म पे ले आइए। करेक्ट। कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर क्योर के लिए कोई भी विधा कंप्लीट नहीं है अभी तक। अच्छा। सबसे ज़्यादा ठीक होने के जो रिसर्च हुए हैं वो मॉडर्न मेडिसिन के पास है, इसमें कोई दो मत नकार नहीं सकते हैं। ओके। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन जहाँ लैक कर रहा है वो है लाइफस्टाइल, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की कुछ चीज़ें। दिक्कत ये होता है कुछ लोग फॉल्स क्लेम, जैसे मॉडर्न मेडिसिन भी फॉल्स क्लेम अगर कर रहा है तो उसको हमें रोक लगाना है। आयुर्वेद फॉल्स क्लेम कर रहा है, लेकिन आयुर्वेद का कोई डिग्रीधारी वैद्य फॉल्स क्लेम नहीं कर रहा है। भगवाधारी व्यापारी फॉल्स क्लेम कर रहे हैं जो आयुर्वेद की जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। आयुर्वेद का जो सच्चा पढ़ा व्यक्ति होगा बताएगा कि कितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कैंसर प्रिवेंशन में, कैंसर का ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन चल रहा उसके साइड इफेक्ट को कम करने में, दोबारा नहीं बीमारी पलटे उसमें, या कोई अनफॉर्चुनेट पैलेटिव केयर स्टेज 4 है तो उसके पैलेटिव केयर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सेम होम्योपैथ कर सकता है। कैंसर प्रिवेंशन में योगा और नेचुरल चिकित्सा, जो प्राकृतिक चिकित्सा, बहुत बड़ा रोल है प्रिवेंशन में, हम उसको कर सकते हैं। तो अगर पूछिएगा भारत के लिए क्या मॉडल होना चाहिए, जी बिल्कुल। यूएस का जीडीपी हमसे कितना बड़ा है? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, 30 ट्रिलियन। उसका 17.8% यूएस का हेल्थ बजट है, और स्टिल हेल्थ केयर ऑफ अमेरिका इज कोलैप्स्ड, बर्बाद हो रहा है, क्योंकि कभी भी वो प्रिवेंशन इस पे बात ही नहीं कर रहा है, होलिस्टिक अप्रोच की बात नहीं कर रहा है। इंडिया का जीडीपी कितना कम, उसका 1.9% सिर्फ हेल्थ बजट है। अगर हमने प्रॉपर होलिस्टिक अप्रोच नहीं लिया सारी बीमारियों का, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, सारी का, इंडिया का हेल्थ केयर कोलैप्स हो जाएगा। ना हमारे पास इतने रिसोर्स हैं, न इतने डॉक्टर हैं। तो होलिस्टिक का मतलब क्या है? 6 विधाएं हैं भारत में, मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योग, नेचुरोपैथ, सबको एक प्लेटफॉर्म पे बनाओ। ऐसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है कि एक व्यक्ति हाइपरटेंशन लेके आए, डायबिटीज़ लेके आए, कैंसर लेके आए, उसको सारे लोग इकट्ठे होकर ईगो हटा के देखें। एस्टैब्लिश मॉडर्न मेडिसिन की जांच हो जो प्रूव करे कि कैंसर है या जो भी बीमारी है, इलाज चालू हो, आयुर्वेद की जो चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसको ऐड करें, योग, नेचुरोपैथ साथ साथ चले, और इलाज खत्म होने के बाद हम जांच करके दिखा दें, वाकई हम विश्वगुरु बन जाएंगे। Awesome. सर आप तो सर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हम मान लीजिए कि जो सर्जन्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बोल रहे आप होम्योपैथी इलाज कर रहे हो तो फिर मेरे पास मत आओ, आयुर्वेद पे आप जा रहे हो तो आप उसी पे भरोसा करो। मतलब वो एक दूसरे को काटते हैं, ईगो क्लैश। ईगो क्लैश है, वही मैंने बोला। हाँ, ईगो। हाँ, तो इस प्लेटफॉर्म पे ईगोलेस लोग ही आ सकते हैं। और ईगोलेस इंसान कब होता है? या तो बिल्कुल अज्ञानी हो, या तो परम ज्ञानी हो। करेक्ट। अर्ध ज्ञानी अहंकार में जीता है। बिल्कुल सही बात कही है। यस। तो जब व्यक्ति इनलाइटेंड रहेगा, सेल्फ रियलाइज रहेगा, तो देखेगा कि जो जिन विधाओं में अच्छी चीज़ उसको जोड़ो। क्यों? ये मेडिकल साइंस नहीं है, ह्यूमन साइंस है, मानवता का विज्ञान है। अगर मानवता को आपको सुरक्षित करना है तो सारी विधाओं को जोड़ना पड़ेगा। उसमें ईगो नहीं है। क्यों? ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेड बाई अस। जैसे इंजीनियर गाड़ी बनाता है, कार बनाता है, हमने नहीं बनाया है, प्रकृति का बनाया हुआ, हम उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो हमारी ईगो है कहाँ? इसको ख़त्म कीजिए और होलिस्टिक अप्रोच से काम कीजिए। जो आपने बात कही कि इम्पॉसिबल, हाँ अभी देखिए असंभव लगता है, लेकिन अगर हुआ, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड के लिए इंडिया का मॉडल बन के निकलेगा। इंडिया में इस तरह की बात हो रही है, लेकिन साइंस को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। मान ली इस बात को सुनकर कोई कहे कि मैं तो गौमूत्र पिला के कैंसर ठीक कर दूंगा, बकवास कर रहा है, बिल्कुल बकवास कर रहा है। लवली। सर एक जो बड़ी दिक्कत आती है ना, मैं कई लोगों को जानता हूँ और कई सारे ऐसे हमारे नियर एंड डियर थे जो इस बीमारी की वजह से चले गए, और उनने जो सबसे बड़ी गलती की वो चले गए कुछ ऐसी विधाओं में कि ठीक है अब मैं प्योर आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही करूँगा, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र पर ज़्यादा विश्वास कर लिया, या फिर उन्होंने अपने अपने तरीके से इलाज करने की कोशिश की और वो इलाज नहीं हुआ और आखिरकार व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ा। तो जब किसी को कैंसर क्यों हो जाए कि हाँ ठीक है आ गया अब आपकी रिपोर्ट में ऐसा है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? पहला काम, डोंट पैनिक। पहला काम यही करना है, कैंसर हुआ कोई बात नहीं, पैनिक ना करो। दूसरा बार करना है, मस्ट टेक सेकेंड ओपिनियन। ओके, एक जगह एक अस्पताल एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरी जगह जरूर एक बार सेकेंड ओपिनियन लो। तीसरा,
हॉस्पिटल बिल्डिंग नेवर क्योर्स योर पेशेंट। बड़ी चमकदार बिल्डिंग देख के जाते हैं ना, वहाँ इलाज नहीं होता। उसकी आत्मा कौन है बिल्डिंग की? डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी, डॉक्टर की डिग्री। कैंसर का इलाज करना है, कैंसर सर्जन, तो MCH कैंसर सर्जरी होना चाहिए। ऑर्गन स्पेसिफिक कोई कैंसर सर्जरी नहीं होती है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? कैंसर ने क्या किताब पढ़ी है कि मुझे इसी अंग में रुकना है? वो कैंसर सर्जन ही समझेगा। ये ट्रस्ट योर डॉक्टर, बट डोंट डू ब्लाइंड ट्रस्ट। ट्रस्ट जरूरी है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप तभी आनेगा, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों बोल रहा हूँ? कि हो सकता है वो बायस्ड हो, तो आप एक बार ओपिनियन लीजिए। इसीलिए पहली जरूरत है डोंट पैनिक। चलिए, अब सुचारू रूप से सब कुछ हो गया, प्रक्रिया हो गई। उसी दिन से पहला आत्मविश्लेषण करें कि पास्ट 10 ईयर्स में मैंने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस किए। अगर आपके ऑन्कोलॉजिस्ट इसके सपोर्टर हैं तो उनसे चर्चा कीजिए। उन लाइफस्टाइल को आज ही से, कैंसर ट्रीटमेंट चालू होने से पहले बदलना चालू करें। आग तभी बुझेगी। सही बात है। और बाकी निपटारा करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन काम करेगा, आयुर्वेद, योग, लवली, इन सबको आप जोड़ते जाएं लाइफ में पूरी। लेकिन सब कुछ एविडेंस बेस। ओके, सब चीज का प्रत्यक्ष और प्रमाण देते जाइए। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, मैं हो कौन, किस अहंकार में जी रहे हो, मैं कह रहा हूं। सही बात है। एविडेंस दो, लॉजिक दो, रेशनल टॉक करो, जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। जितने ऑल्टरनेटिव आपने बातें कही हैं, सबके पास मैं चिट्ठी लिख चुका, कई बार विजिट कर चुका कि एक मरीज ठीक करके तुम सिर्फ अपनी विधा से दिखा दो। उदाहरण, गौमूत्र पिला के, भस्म दे के, चूरन दे के। मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा, मैं चेला बन जाऊँ। मुझे शौक थोड़ी ये रोज कैंसर सर्जरी करूँ। सही बात है। लेकिन कोई भी एविडेंस देने को तैयार नहीं है, तो क्या मेरे मरीज गिनी पे गए? एक्सपेरिमेंट में करूँ उनके साथ। जिसको वाकई एविडेंस है, दम रखता है, मैं आप ही के पॉडकास्ट पे इनवाइट करता हूँ। आए, डिबेट करे, और लाइव डिबेट चलने दीजिएगा, एडिट मत कीजिए। वो क्लेम करे ना दिखाए, उसी समय अगर प्रूफ करता है तो मैं सही कर रहा हूँ, मॉडर्न मेडिसिन छोड़ के मैं उसको फॉलो करूँगा। नहीं तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रीब्यूशन में आ सकती है, तो हम मिलकर काम करते हैं। इसकी जरूरत है। बेहतरीन, लवली सर। पूरे इंडिया का तो पता नहीं, बट एटलीस्ट हम जो आपने होम्योपैथिक आयुर्वेदिक बोला, तो ऐसा एक ग्रुप तो हम बना ही सकते हैं अपने सर्कल में जो एटलीस्ट ये अभी से काम स्टार्ट कर योग, सकते हैं। नेचुरोपैथ आराम से जुड़ सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो भ्रांतियां फैला रहे हैं। एक्चुअली योग आयुर्वेद का क्वालिफाइड नहीं है। वेरी ट्रू। क्वालिफाइड लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, ताकि इसकी समझ भी हो, संवेदनशीलता भी हो, परम ज्ञान वाले लोग आए, ईगोलेस। बिल्कुल ठीक बात। ऑसम। तो बेसिकली कैंसर जो आपने बताया क्यूरेबल है, अगर आपने सही समय पर उसकी जांच करा ली, आपने सही लाइफस्टाइल फॉलो की, और साथ ही साथ अगर आपने उसकी जांच करा के जो आपने स्टेप्स बताए वो फॉलो किए। मैं आपसे सिर्फ कुछ टिप्स जानना चाहूँगा कि एक इंसान को हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए वो कैंसर तक पहुँचे ही ना। 4-5 सूत्र देता हूँ। पहला सूत्र B2B, बैक टू बेसिक्स। ओके। तो दूसरा सूत्र मिनिमलिज्म, अपनी जरूरतों को कम करो। क्यों कह रहा हूँ? इतने कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल क्यों करना है? ट्रांसक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन होता है, कैंसर का कारक है। अगर आपकी उम्र हो रही है तो बाल क्यों रंग रहे हो? ग्रे रहने दो। उसमें ट्रैक्लोसोन, बहुत सारे केमिकल जो स्कैल्प की स्किन से एब्जॉर्ब होकर आपको कैंसर करा रहा है। मिनिमलिज्म। थर्ड, रीजनल खाओ, सीजनल खाओ। अपने क्षेत्र का खाना खाओ, और सीजन में जो आता है तभी खाओ। फ्रोजन फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मत खाओ। बिल्कुल। फॉलो द सर्कैडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक। सनराइज हमें जगाता है, सनसेट सुलाता है। ट्राई टू गो टू बेड एज क्लोज टू सनसेट एज पॉसिबल। 8:30-9 बजे तक सो जाओ, और अर्ली जगो, ब्रह्म मुहूर्त में जगो। ये लग रहा होगा कि मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ, साइंस ने प्रूव किया कि सर्कैडियन रिदम का डिस्टर्बेंस ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ा रहा है, तो आप इसको फॉलो करें। तनाव, अब लोगों को लगता है कि तनाव तो पार्ट ऑफ, हाँ, तनाव पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है। ये रोलर कोस्टर है। ECG में भी जब ग्राफ ऊपर नीचे होता है तभी आप जीवित हैं। जिंदा हैं तो तनाव होगा। वो तनाव आपके मॉलिक्यूलर हेल्थ को डिस्टर्ब ना करे, उससे जल्दी निकल जाए। इसको करना है। उसके बाद इन सारी चीज़ों का सारांश जो मैंने कहा, GOD, बी योर ओन गॉड, क्योंकि मैंने भगवान को देखा नहीं है, उस गॉड का पता नहीं। करेक्ट। यू शुड बिकम योर ओन गॉड। अपनी लाइफ को ऐसे करो। अगर इन चीज़ों को सुचारू रूप से आपने करना चालू किया तो आपको लगेगा आज तक
कई सारी चीज़ें आप ऐसे कर रहे थे जो कैंसर जैसी बीमारियों को बुलाने के लिए कर रहे थे। आज से आपने छोड़ दिया, लाइट महसूस करेंगे, नींद अच्छी आएगी, वजन कम होना बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, ओबेसिटी कम हो जाएगी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज निकल जाएगा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन रिवर्स हो जाएगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। कैंसर कहा गया एम्पेरर ऑफ ऑल द मेलेडीज, सारी बीमारियों का महासम्राट। तो जब आप ये सारी चीज़ें कैरी करने लगे तो कैंसर आ गया। बिल्कुल ठीक बात है। तो बैक टू बेसिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको करें। और साथ ही साथ आज आपको इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पर्सनली आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आज इतना ज्ञान दिया, इतनी सारी नॉलेज दी। और आज हमने इस पॉडकास्ट में सुना डॉक्टर अंशुमान जी को, जो एक सर्जन है, कैंसर सर्जन है, और जो आपको कहते हैं कि हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आप कैंसर को ट्रीट करें, रिवर्सिबल है, सही समय पर पता चल गया, पैनिक बिल्कुल ना करें। ये एक स्पिरिचुअल डिजीज है, इसको आप एक आम बीमारी की तरह ना लें। और आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो आपको स्वास्थ्य मन के साथ काम करना पड़ेगा। सर, आपने जितना भी ज्ञान दिया उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके लिए मैं कहूँगा जो आशीष दरवेश पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो अपने कमेंट भेजें, बिल्कुल, और वो डिमांड करें, अगर वो अलाउ करेंगे तो उनके नाम के साथ पार्ट 2 में उनके टॉपिक को कवर किया जाए। डेफिनेटली 100%। ये एक आम बीमारी है जो घर घर तक पहुंच रही है, पूरा जीवन बर्बाद कर देती है, पूरा परिवार बर्बाद कर देती है। तो आपके मन में अगर कोई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में करते रहिए, और आपके लिए सारे सवालों के जवाब हम डॉक्टर अंशुमान जी के साथ फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए आशीष एंड ध्रुवेश टॉक शो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।